Really? Hello everyone. हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, किस हो?
कहाँ चला गया तुरंत? हाँ भाई, वीडियो क्लियर बताना थोड़ा मुझे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? उस विंडो को बंद कर दो, विंडो बंद कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो, तो कल हम लोग ने एक्टिनाइट्स से स्टार्ट किया। एक्टिनाइट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बताया और ऑक्सीडेशन नंबर बताया, और क्या बताया था भाई? बताना मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, और साइज है ना। साइज जो है डिक्रीज होता है डाउन दी, सॉरी अलोंग द सीरीज। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है? तो डिक्रीज होता है। एटॉमिक आयनिक रेडियस था। तो उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो है अधिकांश एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स यानी मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट्स आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, तो लिखना कि मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ आयंस होता है जो पैरामैग्नेटिक होता है। कौन कौन सा? तो एक्टिनम 3+, थोरियम 4+, है ना, और लॉरेंशियम Lr3+, ये जो है, ये तीन जो है डायमैग्नेटिक होता है, याद रखना। ये तीन डायमैग्नेटिक होता है, बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि बाकी सब में जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नेटिक के बाद प्रॉपर्टीज के बाद कलर। तो एक्टिनाइड्स जो होता है, एक्टिनॉइड्स आर जनरली कलर्ड। और कलर होने का क्या रीजन है? तो वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। क्यों होता है? तो एफ एफ ट्रांजिशन के कारण, है ना। एफ एफ ट्रांजिशन के कारण, जैसे डी डी ट्रांजिशन होता है उसी तरह से एफ एफ ट्रांजिशन होता है।
और एफ एफ ट्रांजिशन के कारण जो है एक्टिनाइड्स जो है वो कलर्ड होता है। है ना। और इसका भी जो कलर होता है वो सिल्वरी होता है ना, है ना, सिल्वरी। व्हाइट जो है इसका भी कलर होता है, ठीक है। क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है तो हाईली रिएक्टिव होता है ना। तो एक दो पॉइंट और लिख लेना, दे आर हाईली रिएक्टिव, और लेंथेनाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव इन नेचर। ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा दोनों का डिफरेंस पढ़ लें, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का। और तो इसमें कुछ पढ़ना है नहीं हमें। तो आप ऐसा करना कि दो कॉलम बनाना, इधर लेंथेनॉइड और इधर एक्टिनॉइड, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन है कि दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है ना। बट इसका ये ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, वो आपने देखा। अच्छा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का +3 होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी +3 होता है भाई, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी +3 होता है, ठीक है। ये चीज इसका बाइंडिंग एनर्जी हायर होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज हायर, इसका बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, लोअर।
इसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी 4f इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर शिल्डिंग इफेक्ट इस चीज को याद रखना। 4f इलेक्ट्रॉन का ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू 5f इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इसमें 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है लेंथेनाइड में, आप जानते हो, और एक्टिनाइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में आता है। 5f इलेक्ट्रॉन्स हैव लेस शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। नेक्स्ट, द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज लेस। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होता है वो कम होता है, एक्टिनाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी ज्यादा होता है। द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज मोर। उसके बाद इसका जो कंपाउंड्स होता है वो कम बेसिक होता है, लेंथेनाइड कंपाउंड्स और लेस बेसिक, लेंथेनॉइड्स लेंथेनाइड कंपाउंड्स और लेस बेसिक, और इसका कंपाउंड जो होता है मोर बेसिक होता है। एक्टिनॉइड कंपाउंड्स आर मोर बेसिक और मोर बेसिक। लिखना, दे डोंट फॉर्म ऑक्सो आयंस। ये ऑक्सो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। दे फॉर्म ऑक्सो आयंस वो आयंस का फॉर्मेशन करता है, जैसे UO2 है ना, ऑक्सो आयंस।
ओके, तो बाकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह में जो डिफरेंस होता है वो सब हम लोग पढ़े ही हैं, है ना। तो और इसमें जो है लेंथेनाइट्स में, लेंथेनाइट्स जो है नॉन रेडियो एक्टिव होता है सिर्फ एक को छोड़कर, है ना। बट एक्टिनोइड जो है वो सब सारे रेडियो एक्टिव होता है ना। तो लेंथेनॉइड में जो है एक और लिख लो पॉइंट, ऑल आर, सारे लेंथेनाइड्स ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमेथियम, प्रोमेथियम। तो प्रोमेथियम के अलावे जो है सारे के सारे जो है नॉन रेडियो एक्टिव होता है ना। प्रोमेथियम, PROMETHIUM, प्रोमेथियम। और इसमें ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये मैंने पहले बता ही चुका हूं, ऑल आर रेडियो एक्टिव, सबके सब रेडियो एक्टिव होता है। हो गया। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं मैं। चलो तो ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, अरे क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ, बोर्ड का पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ भाई।
बोर्ड का पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ, बट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 से है, 1 से तो है नहीं। 1 से मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरे पास नहीं है। किसी ने भेजा है तो क्वेश्चन नंबर 6 से भेजा है, ठीक है। तो 5 से 1 से लेकर 5 भेज देना। तो जयकरण, सुन रहे हो मेरी बात? है ना? तो भेजो तो, चलो भेज देना। चलो मैं देखता हूँ 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लो न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ है, यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 6 बताना, यस नो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यही है ना? न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई बोलो तो, यही है? ओके। इसमें कौन सा आंसर लिया दिखा दिया था आंसर? इसमें कौन सा आंसर दिया था आर्यन? कौन सा आंसर इसमें लिखा था भाई? स्किप कर दिया था? अरे ये तो मैंने बताया था भाई, है ना? ये तो मैंने बताया था, आपके देखना आपके नोटबुक में होगा, है ना? बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो है, देखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में तो नाइट्रोजेनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना? ये न्यूक्लियोटाइड में, है ना? आप देख लेना कॉपी। और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, फास्फेट नहीं होता है, पेंटोज शुगर। तो आंसर जो है वो इसका डी होगा, आंसर विल बी डी, ठीक है। इसको नोट करना, मैं 1 मिनट में यूं गया यूं आया। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है।
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करता है? तो देखो, बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। कोई इंटरेक्शन नहीं होगा दोनों में, ना इंटरेक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, इसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। उसके बाद इथेनॉल और एसीटोन, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, सी सी है इथेनॉल, एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, इसमें इंटरेक्शन होगा। किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 OH, ये हो गया, और ये हो गया कीटोन आपका। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ में फिर जो है ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन यानी C2H5Br एंड C2H5Cl, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा भी, ठीक है। तो देख लो आप, तो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, है ना, यानी सी, ठीक है, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड में NaCl इज डॉप्ड विथ SO, अगर आप NaCl को अगर आप स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड में मिला देते हो तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा? तो देखो, केटायन तो देखो, स्ट्रोंशियम है और 2 क्लोरीन है, जब NaCl मिक्स करोगे तो यहाँ भी एक केटायन है भाई, यहाँ भी केटायन 1 है, यहाँ भी केटायन 1 है, यहाँ भी केटायन 1 है, तो केटायन तो उतना ही रह जाएगा। एनायन जो क्या हो जाएगा, इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन हो जाएगा, एनायन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एनायन का नंबर कम हो जाएगा, तो एनायन वैकेंसी होगा ना, नहीं नहीं, हाँ एनायन का वैकेंसी हो जाएगा। क्योंकि केटायन जो है, आप एक स्ट्रोंशियम के प्लेस पर आपने एक सोडियम डाल दिया, ठीक है, इधर 1 प्लस चार्ज है, इधर 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, तो ये 2 प्लस चार्ज है, इधर 1 प्लस चार्ज है, चार्ज जो है अनबैलेंस होगा, ठीक है। तो सोडियम जो है ना, सोडियम क्या करेगा? तो 2 सोडियम चाहिए एक स्ट्रोंशियम को बैलेंस करने के लिए, है ना, लेकिन क्लोरीन भी कम है। तो इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, इसमें केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी होना चाहिए, क्योंकि प्लस चार्ज जो है इधर 2 प्लस होगा स्ट्रोंशियम में और सोडियम में 1 प्लस, तो एक स्ट्रोंशियम को मैनेज करने के लिए 2 सोडियम आयन चाहिए, तभी तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए,
चार्ज बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो केटायन का वैकेंसी हो जाएगा। क्या इसमें आंसर लिखा था भाई? है ना? है ना? हाँ, केटायन का वैकेंसी हो जाएगा, है ना? क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि एक स्ट्रोंशियम को आने से हम लोग डॉक्ड किसको कर रहे हैं, ये तो देखना है। इंडस्ट्रियल इज डॉक्ड विथ, हाँ, तो केटायन वैकेंसी होगा, हाँ। ठीक है, ठीक, तो केटायन वैकेंसी हो जाएगा इसमें। तो बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम। देखो, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था जब H2SO4 में बता रहा था। तो H2SO4 के जो है मैन्युफैक्चर में मैंने बताया था कि H2SO4 प्लस SO3, इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ओलियम, है ना? अब देखो, जब कंबाइन करेगा तो दोनों क्या बनाएगा भाई? H2O7 ये बनाएगा ना, H2H2O7 ये बनाएगा। ठीक है, देख लो, ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो दो सल्फर और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 437, है ना? ये अब इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर डी होगा, सही है ना? ये हो जाएगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड इधर, फिर सल्फर डबल बॉन्ड और OH, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 सल्फर हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, है ना? तो करेक्ट डी, इसका सही आंसर डी होगा। है कार्बन एंगल इन ईथर मोल। देखो, ईथर क्या होता है? तो O और R होता है, इसमें 2 लॉन पेयर होता है भाई, और 2 लॉन पेयर के कारण डिस्टॉर्शन हो जाता है ना? मोलकुल डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ये हो गया। देखो, मोलकुल में डिस्टॉर्शन होता है, क्या होता है? ये ऑक्सीजन, ये R और ये R, ये हो जाता है, ये 2 लॉन पेयर इस तरह से होता है। क्योंकि आप जानते हो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है, लोन पेयर इधर में लिखा, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, एंड देन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। दिस इज द ऑर्डर, है ना, फॉर रिपल्सिव इंटरेक्शन, है ना? तो इस रिपल्सन के कारण एक्चुअली होना चाहिए क्या? तो होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन लोन पेयर के कारण 180 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, है ना? 90 डिग्री भी नहीं होता है, क्योंकि इसका जियोमेट्री जो है, इसका जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होता है ना? देखो, इसका जियोमेट्री कैसा होता है? तो जियोमेट्री जो है, जियोमेट्री कैसा होता है? तो टेट्राहेड्रल, बट शेप जो होता है, शेप कैसा होता है? तो बेंट हो जाता है ना, लाइक वाटर। जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 हैं, 1 2 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 4 हैं, है ना? तो टोटल 4 हैं, तो किसके हाइड्रोजन? इसका हाइड्रोजन sp3 होगा ना भाई, है ना? इसका हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन sp3 होगा। और sp3 वाला जो है कैसा ज्योमेट्री होता है? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? इसका एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, 109 डिग्री 28, ये होना चाहिए आपका एंगल। लेकिन इतना रहेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड होता तो इतना एंगल होता। अगर चारों के चारों अगर बॉन्ड पेयर होता, ये तब ऐसा होता, लेकिन बॉन्ड पेयर तो, यहाँ लोन पेयर भी है, 90 डिग्री एंगल तो होगा नहीं, वो तो बहुत कम हो जाता है ना? 120 डिग्री, 120 डिग्री भी नहीं होगा। 120 डिग्री एंगल किस में होता है? ट्राइप्लेनर में, है ना?
बेसिस रहता है तो 120 डिग्री होता है, ये भी नहीं होगा। 180 डिग्री तो नहीं होगा, है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री ये तो नहीं होगा, क्लियर दिख रहा है, तो 180 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, उसके बाद 90 डिग्री ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो एंगल हो जाएगा कितना, 111 डिग्री, इतना हो जाएगा एंगल, ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट्स विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। इथाइल अल्कोहल CH3 CH2H5 OH, इथाइल अल्कोहल से आपको बनाना है C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। तो देखो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, आप C2H5OH इसका रिएक्शन आप CCl5 से करो, ये पढ़े भी होंगे, सर बताए भी होंगे, C2H5Cl बनाता है प्लस COCl3 बनाता है प्लस HCl बनाता है ना, ये बनाता है। उसके बाद SOCl2 C2H5OH SOCl2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो C2H5Cl बनाता है प्लस SO2 बनाता है प्लस HCl बनाता है। और दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, है ना, एक चीज याद रखना, ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है ये दोनों ही गैस मिलते हैं, ये दोनों ही गैस फॉर्म में होता है ना, जिसको आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें किसी भी मेथड का यूज नहीं करना पड़ता, ना तो कोई फिजिकल मेथड का, केमिकल मेथड तो यूज नहीं करना पड़ता है ना, कोई फिजिकल मेथड का यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों गैस हैं, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है ना, ये निकल जाता है ऐसे कंटेनर से, ठीक है। उसके C2H5OH अल्कोहल रिएक्शन ऑफ जिंक HCl और HCl प्लस जिंक क्लोराइड से, यानी कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे। कॉन्क इसमें नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। कॉन्क HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, है ना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकास रिएजेंट ये टेस्ट भी देता है ना, ल्यूकास रिएजेंट ये टेस्ट देता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इसका रिएक्टिविटी तुरंत हो जाती है, इमीडिएटली होता है, मींस जब ल्यूकास रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो तुरंत टर्बिडिटी देता है, तुरंत ही टर्बिडिटी देता है, ये क्लाउडनेस हो जाता है, यानी क्लाउड के साथ, बादल के साथ उसका कलर चेंज हो जाता है तुरंत, इमीडिएटली 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है दिस रिएक्शन। 2 डिग्री अल्कोहल ये 5 मिनट के बाद या टर्बिडिटी देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल क्लाउडनेस या टर्बिडिटी नहीं देता, लेकिन अगर हम लोग गर्म करते हैं तब ये टर्बिडिटी देता है, ये क्लाउडनेस देता है, यानी गर्म करने पर ही रिएक्शन ये होता है ना, यानी कि इथाइल प्लस एनाडाइज्ड जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन तो होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ हीट देना पड़ता है, तब रिएक्शन होता है, और ये C2H5Cl, ठीक है। अब बचा एक NaCl, तो NaCl है ना, ये अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं करता, तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH। अगर इसका सोडियम रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या होता है, तो C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड बना देता है। पूछो क्यों बनेगा भाई, क्योंकि दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, और सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना, इट इज मोर आयनिक देन हाइड्रोजन, मोर आयनिक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ज्यादा आयनिक होने के कारण क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है ना, और यहाँ जो है H2 बनाता है, ये H और Cl बना मिलके जो है HCl बना देगा, है ना, तो ये मिल जाएगा। तो
नहीं मिलेगा मेथड से, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 7 नंबर, तो 5 हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इसको हटाओ। हाँ भाई, हटाओ, नहीं हुआ कि नहीं? हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 इज लीस्ट स्टेबल इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 इज लीस्ट स्टेबल। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम स्टेबल किसमें होगा? तो जो मेटल मेटल है ना, यानी इसका आंसर आंसर बी हो जाएगा, बिस्मथ। क्योंकि मेटल है ना, मेटल तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना, मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो शो नहीं करता है, इसलिए बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये तो -3 शो करेगा स्मूथली, नो प्रॉब्लम। आर्सेनिक मेटालॉइड है ना, ये शो कर सकता है, लेकिन बिस्मथ जो है चूंकि ये मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का, ठीक है, इसलिए इसमें बिस्मथ हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर तो बहुत इजी है, इसमें क्या पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एमॉर्फस सॉलिड में आल्सो इज क्लासिफाइड सुपर कूल लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, नॉट सुपर कूल सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि इसमें सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने का, है ना, इन लॉन्ग पीरियड, एक लंबे मीन्स एक क्या कह सकते हो, एक बड़े इंटरवल में, है ना, ये 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं होने वाला है, 50-100 साल में क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई ये ग्लास है, ग्लास मान लेते हैं कि विंडो है, तो आप कोई पुराना आपको विंडो मिलेगा ग्लास का, 100 साल पुराना मिलेगा, तो आप देखोगे नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और ऊपर पोर्शन है वो थिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लो होता है ना, टेंडेंसी होता है फ्लो होने का, बहुत स्लो होता है ये जो है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो लिक्विड की तरफ फ्लो करने का टेंडेंसी होता है इसमें, बट लॉन्ग टाइम में, इसलिए इसको हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 9, देखो ये 9 नंबर में करके आपको क्या करना है भाई, तो ये कीटोन है, इधर ईस्टर ग्रुप है, दिस इज द ईस्टर ग्रुप, है ना, ये आप जानते हो, ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है और ये ईस्टर ग्रुप है। आपको क्या करना है, तो कीटोन को चेंज करना है
अल्कोहल, बट ईस्टर को एज इट इज जैसे रखना है ना। मिस ये जो है ये जैसे है वैसे रहेगा, है ना। सिर्फ कीटोन अल्कोहल में चेंज करना था। किसका यूज किया था आपने? ये तो मैंने बताया क्लासरूम में जब रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था, ये बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है। क्या होगा? NaBH4, ओके। लिथियम अमोनियम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप देख लेना रिड्यूसिंग एजेंट मैंने जो पढ़ाया था, आप देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इतना डिटेल में पढ़ाया है मैंने रिड्यूसिंग एजेंट कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, नीट और जेईई का भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना। आप देखना कभी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इट रिड्यूसेस ऑल द इट्स डेरिवेटिव्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ये एसिड और जितने भी एसिड का डेरिवेटिव्स हैं सबको रिड्यूस कर देता है। तो ये ईस्टर जो ईस्टर क्या एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं होगा। NaBH4, NaBH4 मैंने कहा था कि NaBH4 जो है ये थोड़ा वीक होता है, और ये किसको रिड्यूस कर पाता है? तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाता है, कीटोन को रिड्यूस कर पाता है, और एक जो है एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। तीन ही कंपाउंड को रिड्यूस करता है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। कौन कौन? एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड को, तीन ही कंपाउंड को रिड्यूस कर पाता है, ठीक है, NaBH4। और Ag कॉन्केसियल, ये तो का क्लीमेंसन रिडक्शन भाई, है ना। यहाँ NaBH4 यूज करोगे, है ना। सी में अमलगमेटेड जिंक, यानी जिंक, Ag और कॉन्केसियल, इसको हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या करता है ना, ये कीटोन को जो अल्केन में चेंज कर देता है, यानी कि ये एल्डिहाइड कीटोन इसको चेंज कर देता है किसमें? तो ये अल्केन में चेंज कर देता है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, है ना, ये देख लेना आप। में केमेनोफोर, तो केमेनोफोर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो हम लोग, है ना, कल परसों हम लोग पढ़े ही हैं केमेनोफोर के बारे में, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, है ना, इसके बारे में, ठीक है, जानते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एन आइसोटोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट्स हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स। मींस दो लिक्विड हैं और दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है ना। तो किस टाइप का इक्वेशन वो शो करेगा? देखो, एन आइसोटोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स। मान लेते हैं दो लिक्विड हैं, ये दो लिक्विड है भाई, मान लेते हैं ये लिक्विड ए है, तो यहाँ ए के बीच इंट्रैक्शन होगा, ए और ए के बीच इंट्रैक्शन होगा। उसी तरह से दोनों दूसरा है, ये मान लेते हैं लिक्विड बी है, इसमें बी बी के बीच इंट्रैक्शन होगा इस तरह से, और फिर क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब मिक्स करेंगे तो यहाँ ए और बी बनेगा, यानी अब ए और बी के बीच इंट्रैक्शन होगा। तो कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है मोर हो जाएगा इससे, है ना, इसके बॉइलिंग पॉइंट से और इसके बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जब ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इससे इससे और इससे। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा टेम्परेचर, है ना, उसको बॉयल कराने में, यानी वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा टेम्परेचर लेगा, है ना, ज्यादा टेम्परेचर ये ले रहा है, ठीक है। तो
तो ज्यादा टेम्परेचर क्यों लेगा? क्योंकि इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ए और बी के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जब स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम जो है ये कम होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में जो इंटरेक्शन होगा उससे इंटरेक्शन होगा ए और बी के बीच, और इंटरेक्शन ज्यादा होगा जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन जब ज्यादा, है ना? तो बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो दोनों, बॉन्ड स्ट्रांग होने का मीनिंग क्या है? बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज जाएगा, यानी ए और बी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, और जब क्लोज तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज होगा, ठीक है, समझना। इंटरेक्शन ज्यादा होगा तभी बॉन्ड, इंटरेक्शन इस दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जब स्ट्रांग होता है तो आप जानते हो बॉन्ड का लेंथ जो है कम होता है। बॉन्ड लेंथ कम होने का मीनिंग क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा काफी क्लोज आ जाएगा, और जब क्लोज आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होने का मीनिंग क्या होता है? ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, है ना? मीन्स इट शोज निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम कम होता है भाई। डेल्टा वी जो है ये निगेटिव कब होता है? जब निगेटिव डेविएशन होता है, ये शो करेगा निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो निगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, है ना? निगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। मीन्स एक ट्रिक याद रखो कि निगेटिव डेविएशन में क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल विल शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करता है? ये चीज याद रखो कि जो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसमें होता है? तो मेटल विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर। जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड है फर्स्ट, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हो वेरिएबल नहीं होता है, ये वन टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कौन शो करता है? +1।
नेक्स्ट क्या, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जानते हो, ये भी सिर्फ एक ही टाइप का वैलेंसी शो करता है, +2, है ना। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 वैलेंसी, यानी 2 वैलेंसी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसका आप जानते हो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये +2 और +3, ये वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नहीं, एफ आप देखते हैं कि आयरन का ऑक्साइड एक तो ये होता है, एक Fe2O3 होता है, एक Fe3O4 होता है ना, ये ऑक्साइड होता है इनका, ये भी होता है, ये भी होता है ना। तो ये वाला, यानी कि एक चीज बता दूं कि FeO और Fe2O3 ये दोनों जब कंबाइन करता है तो Fe3O4 बनाता है। ठीक है, ये दो टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन +2 और +3। और 4 में है AgCl। AgCl भी सिल्वर जो है एक ही टाइप का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बोलो, किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल बीइंग हीटेड with concentrated H2SO4 and then with concentrated nitric acid gives। देखो, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करो तो अलग प्रोडक्ट देता है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग प्रोडक्ट देता है। ठीक है भाई, मैं बता देता हूं आपको। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि जब आप फिनॉल को आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 आप कोई भी ले सकते हो, कौन किया डाइल्यूट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो एसिड की तरह बिहेव करता है, इसका काम क्या होता है H+ देना। तो ये जो बनाता है, ये दो अलग प्रोडक्ट बनाता है। एक तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। कोई बता सकते हैं ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा भाई? मीन्स ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और एक प्रोडक्ट और बनेगा, कहाँ लिखू, इधर लिखता हूं ऊपर में भाई। एक और प्रोडक्ट बनेगा, एक आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा पैरा प्रोडक्ट, है ना, NO2। ये माइनर होगा। कोई मुझे बता सकते हैं ये माइनर क्यों बनेगा, ये मेजर क्यों बनेगा, ये मोर स्टेबल क्यों होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आर्थो पोजीशन पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन फिनॉल का रिएक्शन जब आप कॉन्क HNO3 के साथ कराओगे तो यहाँ नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और सिंगल प्रोडक्ट में ही आपको आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट को जो है ये ऑक्युपाई करेगा। ये मिलेगा NO2 और NO2, ये बनेगा। ठीक है, कॉन्क HNO3। और चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्क H2SO4 यहाँ भी कॉन्क डाइल्यूट ले सकते हो। ठीक है, वो तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना। तो इसका आंसर इसमें किसमें दिया है, तो बी में दिया है, यानी कि बी, है ना। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चलो मैं देखता हूं, अब नेक्स्ट क्लास में देखता हूं, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे डिस्कस। ठीक है, तो 12 तक हो चुका, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में 12 के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया। चलो ठीक है फिर, बाय।
गुड नाइट।